लास्ट टाइम में हमने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था प्रूफ करने के लिए। रॉकेट चल रहा था, रॉकेट कंप्लीट हो गया था, डबल स्टेज यानी मल्टी स्टेज रॉकेट भी करा दिया था, और एक न्यूमेरिकल क्या था। न्यूमेरिकल क्या है वो एक बार पढ़ लो कि मैंने कुछ ऐसा दिया था। अब फिर से लिखेंगे न्यूमेरिकल, बड़ा समय लगेगा, तो मैं उसका सारांश बता दे रहा हूँ। एक रॉकेट है जिसमें जो फ्यूल है वो कंबस्ट हो रहा है एट द रेट ऑफ स्मॉल एम। क्या चीज़? स्मॉल एम पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकंड जो रेट ऑफ कंबशन है रॉकेट का वो कितना है? फ्यूल का स्मॉल एम है। नहीं समझाया? अरे दिया है मैंने, देखो। अरे यही वाला तो एम्प्टी वाला है ना। क्या बात करते हो यार, है ना। रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल क्या है? पर सेकंड एम है। आफ्टर टाइम टी हमें प्रूफ करनी है जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस माइनस है प्रूफ करने में माइनस वी लॉग बेस ई 1 माइनस एम टी अपॉन एम। यही है ना, एम नॉट, एम टी अपॉन एम नॉट। ठीक है, ये बात हमको क्या करनी है? प्रूफ करनी है। बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। प्रूफ करने के लिए भैया इसका मुखड़ा बिल्कुल किसकी तरीके दिख रहा है? बिल्कुल दिखा रहा है हमको एक रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी, है ना। वी नो दैट, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ, यही करना है ना, टू प्रूफ। वी नो दैट, सभी को पता है, सब जानते हैं। क्या जानते हैं? कि जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट होती है, वी नो दैट फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टेज ऑफ रॉकेट। क्या चीज? स्टेज ऑफ रॉकेट। कोई किसी भी रॉकेट की जो स्टेज की फाइनल वेलोसिटी होती है वो होती है v इज इक्वल टू वी नॉट, वेयर वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी, या कह सकते हो लास्ट स्टेज की फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ तो सिंगल स्टेज है इसलिए सिंगल मान के चल रहे हैं। वी नॉट इक्वल टू वी प्लस लॉग बेस ई एम नॉट अपॉन एम। यही है कि m बाई एम नॉट है, एम नॉट अपॉन एम। समझ में आया? नहीं आया? अब समझना जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर हो गई भाई साहब हमारी क्या? 1। देखिए बेटा इधर देख लीजिए, ये हो गई एम नॉट अपॉन एम। अच्छा, हमको कंबशन रेट कितना दिया है? स्मॉल एम पर सेकेंड। कितना दिया है? पर सेकेंड हमारा कितना फ्यूल कंबस्ट हो रहा है, खत्म हो रहा है, कितना खत्म हो रहा है। और यहाँ पर दो बातें होती है, ध्यान लीजिए, एम नॉट और एम। एम नॉट क्या होता है पता है? जितना पहले मास रहता है, यानी टोटल मास कह सकते हो। और स्मॉल एम क्या होता है? जो हर टाइम पे घट घट के बचता है, उसे बोलते हैं स्मॉल एम, है ना। बात आ रही है आज, अब हर सेकंड एम रिलीज हो रहा है, यानी इतना मास हट रहा है ना, किसमें से? एम नॉट में से। एम नॉट में से इतना मास हर सेकंड हट रहा होगा, तब क्या बन रहा होगा? कैपिटल एम। देखिए एम नॉट क्या है? टोटल मास जितना रॉकेट में था, मान लो 100 केजी मान लो फॉर एग्जांपल, और हर सेकंड मान लो 1 केजी खत्म हो रहा है, तो पहले सेकंड में कितना हो गया होगा? 100 माइनस 1, तो ये कितना निकल आया? m। फिर अगले सेकंड में कितना खत्म हो गया होगा? 2, तो कितना हो गया? 100 माइनस 2। फिर अगले सेकंड में कितना खत्म हो गया होगा? मान लो 3, है ना। तो कैसे निकाल पा रहे हो कंबशन? अगर कंबशन रेट है 1 kg पर सेकेंड, तो 1 kg पर सेकंड, 1 सेकंड के लिए 1, 2 सेकंड के लिए इसी का 2 से मल्टीप्लाई, 3 सेकंड के लिए इसी का 3 से, और t सेकंड के लिए इसी का t से मल्टीप्लाई। और तुम्हें t टाइम के लिए निकालना है, बोला है ना। एट द टाइम t हमें प्रूव करना है कि फाइनल वेलोसिटी t टाइम पर ये होगी। तो फाइनल वेलोसिटी t टाइम पे ये होगी, तो पहले ही देखो फाइनल वेलोसिटी में आफ्टर t टाइम हमारे पास रॉकेट में फ्यूल मास कितना बचा होगा आफ्टर t सेकेंड्स। यही है ना, हमारे पास कितना मास बचा होगा? जो बचता है उसे स्मॉल m कहते हैं। और वो कब बचता है? जब टोटल मास में से कुछ घट जाता है। कितना घट जाएगा? 1 सेकंड में m है, 2 सेकंड में 2m होगा, 3 सेकंड में m इंटू 3, 4 सेकंड में m इंटू 4, तो t सेकंड में m इंटू t। नहीं समझाया? अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, पुटिंग इन इक्वेशन 1 रखो जरा। v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस स्मॉल v लॉग बेस e, एम नॉट ऐसे ही रहेगा, और नीचे हो गया एम नॉट माइनस एम टी। नहीं समझ आया? इसमें कोई रॉकेट साइंस? अच्छा एक प्रॉपर्टी बताता हूँ तुमको लॉग की, शायद बच्चों ने पढ़ी होगी। जो लॉग बेस ए ऑब्लिक बी यानी a अपॉन बी होता है, वो नेगेटिव लॉग ऑफ सेम बेस b बाई ए होता है। पढ़ा है नहीं पढ़ा?
कि जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, अंश से अंश बनाओगे तो बाहर माइनस ले आओगे, नहीं आया? तो v बराबर, मेरी गलती हो तो लोग बहुत हंसते हो हैं, माइनस v log बेस e कितना हो जाएगा? हमसे कह रही हो? नहीं समझाया? अब बच्चा बच्चा जानता है क्या करना है। हाँ, अलग अलग डिवाइड, शाबाश, कर सकते हैं ना? सभी लोग देख रहे होगे ये क्या हो गया, उड़ गया, रॉकेट की तरीके हैं। तो ये क्या हुआ, लॉग बेस ई 1 माइनस एम.टी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? थोड़ा हल्का हल्का चल रहा है लेकिन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पक्का। और यहाँ बच गया फाइनल वेलोसिटी v। देखो प्रूफ हो गया कि नहीं? नज़र उठा के कहो यही वाला है, नहीं है? नोट करो फटाक से, आगे बढ़ेंगे 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 बढ़ेंगे। देखो देखो देखो, आज इसको कुछ ना कुछ तो भाई हुआ है, गारंटी हम बता रहे हैं, मानो चाहे ना मानो। कब से पढ़ा रहे हैं हम तुमको? नहीं पहले बताओ कब से पढ़ा रहे हैं? 11th ही पढ़ाया है, 12th है? तो इतना तो जान ही जाते हैं हम कि कुछ तो हुआ है, या तो घर पे कोई प्रॉब्लम हुई है, या तो तुम्हारे पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो किसी से लड़ाई झगड़ा। जहाँ तक हम तुमको जानते हो तुम किसी से लड़ती झगड़ती नहीं हो, या तुम्हारी यार तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही होगी। हाँ, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देखा, मैंने जेई क्लियर कर लिया, टिक लग गया। हंसती रहा करो, यही मौका है भी हंसने का। जीवन में तो आगे जीवन बहुत रुलाता है, परेशान ना हो। एक सवाल और दिया था। हाँ ओके, हाँ तुमने ट्राई भी किया था, हमें बहुत खुशी हुई, पता है? फर्स्ट टाइम बीएससी में जुझारू बच्चे मिले हमको। नहीं तो पता है क्या होता था, जो करा दो सब सही है, सब जय जय। इससे पहले एक साल और था, बेचारी वो बच्ची, समझ लो उस पूरे बैच में लगभग मेरे ख्याल से कितने बच्चों का बैच था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा बैच नहीं था। उसमें आते थे 12 बच्चे, उसमें वो अकेली बच्ची। ये बताएं, वो 12 में अकेली वही बच्ची थी जो जुझारू थी। कोई सवाल दो लगा के लाएगी, नहीं आएगा तो लगी रहेगी। सर नहीं हो रहा है, सर बताइए, है ना? जब नहीं होता तो अंत में वो पूछती थी, लेकिन पहले लगाती थी, है ना? तो अब तो उसने बीएससी फिर लास्ट ईयर में जाके उसका फिजिक्स ड्रॉप हो गया था। क्यों? क्योंकि उसने आईटी से कर रखा था ना, तो उसने अपने सब्जेक्ट्स ले लिए, है ना? तो आईटी से उसने बीएससी कराया। अब इस समय तो मेरे ख्याल से एमएससी भी कंप्लीट हो गया उसका। किससे? आईआईटी से बीएससी एमएससी। हाँ, ये एक ऑप्शन है भाई, समझ लो सभी लोग। अगर आप 11th-12th के बाद आईआईटी नहीं जा पाए, तो जिनको जेई से जाना भी नहीं है, क्योंकि बहुत कंपटीशन से डरना ही है, वहाँ बीटेक नहीं करना वहाँ से। मेरे को फील्ड, मेरा बीएससी एमएससी मैंने अपना टारगेट कर रखा है कि मेरे को करना तो यही है, तो फिर अच्छी जगह से लाइक आईआईटी से, है ना? तो बीएससी के बाद भी आप आईआईटी जा सकते हो। उसके लिए एक तरीका क्या है, एक आईआईटी जैम नाम का एग्ज़ाम होता है ना? स्पेशलाइज सब्जेक्ट से होता है फॉर द कोर्स ऑफ एमएससी। तो जैसे आप मैथ्स से हो तो आप क्लियर कर लो मैथ्स से, फिजिक्स से तो अरे वाह शाबाश, है ना? तो फिजिक्स से कर लो। फिजिक्स में हम बता देंगे सिलेबस क्या क्या है और कैसे आता है ना? उस तरीके से आप कर लो। हाँ, आराम से देखो, एक बताएं, ज़्यादा और बहुत हाई लेवल की सफलता लेने के लिए अगर थोड़ा सा कदम पीछे भी आने पड़े तो आ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो प्रिपरेशन करते हुए तुम्हें ड्रॉप भी लेना पड़ जाए 1 साल का, तो ले लेना, क्योंकि जैम का पेपर जेई के पेपर के जितना टफ नहीं है। समझो, जेई को तो सबसे टफेस्ट पेपर माना गया ना, तो जैम इजी। अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी जेई वाली है और आप जैम में बैठ रहे हो, है ना, तो आप कर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये है कि मतलब मैं ये सिलेबस से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वहाँ सिलेबस जेई वाला सिलेबस, यहाँ जैम वाला सिलेबस है, मतलब हायर फिजिक्स है। वो सब छुटकू मुटकू चीज़ें नहीं आती यहाँ पर, ये हायर फिजिक्स है। यहाँ पर बहुत खतरनाक टाइप की फिजिक्स आती है, पूरा स्पेक्ट्रोस्कोपी भी रखा है वहाँ पर, जो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, नहीं सुना कभी, है ना? तो अगर करना तो बीएससी बहुत अच्छे से करो,
है ना। और बीएससी के साथ साथ हम कुछ कंटेंट, हालांकि अब तो तुम्हारा बीएससी बड़ा अच्छा हो गया है, अच्छे अच्छे कंटेंट आ गए हैं बीएससी में, नहीं तो फिर हम तुमको कुछ किताबें बता देंगे, उसको पढ़ते रहो, है ना, निकल जाएगा। कुछ नोट्स वगैरह हम प्रोवाइड कर देंगे अपना, वो भी तैयार करते रहना, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हमने दिया था प्रूफ करने के लिए क्या चीज़। अब पूरा सवाल पढ़ने का समय नहीं है, सवाल में ये था एक रॉकेट है ऊपर की तरफ जा रहा है ना। अ रॉकेट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद एग्जॉस्ट वेलोसिटी ऑफ v दिया है, दिखाओ जरा क्वेश्चन क्या है। अ रॉकेट स्टार्ट मूविंग वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड v नॉट, मतलब इनिशियल स्पीड दी है v नॉट, प्रूव इट्स स्पीड v एट हाइट h, मतलब हाइट h पर, कहाँ पर, एट हाइट स्मॉल h पर रॉकेट की जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है v नॉट माइनस 2g, यही है, नहीं ये नहीं है, v स्क्वायर इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस जी एच 2gh अपॉन 1/h होल स्क्वायर, यही है ना। यहाँ पर r क्या है, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। चलो भाई करते हैं। कभी भी ऐसा कुछ दिख जाए कि हाइट के साथ वेरिएशन आ रहा है वेलोसिटी का, तो भाई साहब फर्स्ट थिंग कि हाइट के साथ वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी भी होता है, वेरिएशन ऑफ जी भी होता है, ठीक है। और छोटे मोटे हाइट नहीं चल रहे हो तो जी के वेरिएशन को तुम नेग्लेक्ट कर दोगे, बहुत ज़्यादा हाइट पे जा रहे हो तो जी भी वेरी करेगा, यानी बदलेगा। कौन, स्मॉल जी। नियर अर्थ सरफेस 9.8 बचपन में पढ़ते थे, लेकिन जैसे जब ऊपर जाएंगे तो जी क्या होता है, बढ़ता है घटता है, घटता है। जी क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्या करता है, डिक्रीज करता है, बस भैया। तो हमें उस जी की वैल्यू को भी यहाँ सेंस रखना है, तो हम प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं, प्रूफ। तो वेलोसिटी बदलेगी और जी बदलेगा। तो एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, याद आया, नहीं याद आया। तो इसी के लिए हम पढ़ते हैं क्या, वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी बराबर वी नॉट स्क्वायर, ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, ऊपर जा रहा है ना, यहाँ 2gh कर लेते हैं अंडर ग्रेविटी, है ना। तो यहाँ पर जी चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, जी चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, हाइट के रिस्पेक्ट में, हाइट के रिस्पेक्ट में जी चेंज हो रहा है। तो एक काम करो, यहाँ पर 2 ऐसे रहने दो, हाइट के रिस्पेक्ट में अगर जी चेंज हो रहा तो इंटीग्रेशन ऑफ जी डैश लिखेंगे विद डी एच, है ना। डी एच के रिस्पेक्ट में जी चेंज हो रहा है ना, तो जी चेंज, जी डैश क्यों हो गया, जी डैश इसलिए हो गया क्योंकि जैसे जैसे एच चेंज होगा वैसे वैसे जी चेंज हो जाएगा, नहीं समझे, इसलिए मैंने उसको क्या लिया है, जी डैश लिया है, जी नहीं लिया, जी कहाँ है, एच हाइट पर है, बात समझे, इसलिए मैंने ले लिया, बोलो समझे। अब कहीं से मेरे को जी डैश की वैल्यू क्या हो जाए पता, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा था, वी हैव, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जी का रिलेशन कैपिटल जी से, तो जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, जहाँ पर आर ई रेडियस ऑफ अर्थ है, एच वो हाइट है जहाँ पर हम कहें। तो अच्छा एक बात बताओ, एट सरफेस कितना होगा, एट सरफेस या नियर सरफेस, जी को जी ही लेते हैं, नहीं लेते, और जी एम ई, और एच कितना हो जाता है, मास ऑफ अर्थ को हम एम ई ले ले रहे हैं, सरफेस पे एच कितना, सरफेस पर एच हम लोग लगभग नियर अर्थ सरफेस, है ना, एट नियर अर्थ सरफेस, नियर अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के बहुत पास, तो लगभग एच हम 0 ले सकते हैं। तो उस केस में ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एच 0 हो गया, और आर ई कितना दिया है, आर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, नहीं आ जाएगा क्योंकि एच तो 0 कर दिया ना, 0 प्लस आर आर। अगर मैं पूछूं एट हाइट एच, कहाँ पर, एट हाइट एच, एच पे जा रहे हैं ना, तो जी को हम मान ले रहे हैं कितना, जी डैश, तो इसी से बनाओ जी एम ई, आर, आर ई की जगह आर प्लस एच का होल स्क्वायर, नहीं समझाया, नहीं है, 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 आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला होता है। अगर हम हाइट नियर अर्थ सरफेस ले रहे हैं तो हाइट कितना लेट करेंगे, 0, यहाँ पर ले रहे हैं तो ये कितनी हाइट है, कोई हाइट है ये तो 0 ले लिया, तो यहाँ पर 0 रखो, तो ये खत्म, आर ई की वैल्यू आर रख दी, आर स्क्वायर। और अगर हाइट ले रहे हैं तो इस फॉर्मूले में हाइट रहने देंगे और आर ई की जगह आर रख लेंगे, बोलो है ना। हमें तो चाहिए भाई साहब जी डैश, तो दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें, क्या कर दें, डिवाइड, जी डैश अपॉन जी, कितना हो गया, जी एम ई अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर अपॉन जी एम ई अपॉन
आर स्क्वायर, जी एम ई से जी एम ई कैंसिल, तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। नहीं समझ आया बात? समझ आया? अरे इतने तो मैथमेटिक्स लग गई नहीं है। अब क्या करा जाए भाई, ये आ रही है ठीक है। चलो हमें तो जी डैश की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? जी डैश की वैल्यू है ना। चलो एक काम करो, चाहो तो यहीं इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, कर दें है ना। जी डैश बाई जी की जगह हम जी बाई जी डैश निकालें अगर फॉर एग्जांपल, थोड़ा और इजी हो जाएगा। बोलो है ना, ये करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आर प्लस, ऐसा जरूरी नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा इजी हो जाए इसलिए हमने जी बाई जी डैश निकाल लिया। क्या निकाल लिया? जी बाई जी डैश की वैल्यू ये निकलेगी नहीं निकलेगी। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आर बाई एच अपॉन आर का होल स्क्वायर भी हो सकता है। अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो जी अपॉन जी डैश, जी अपॉन जी डैश, हाँ दिख रहा है, जी अपॉन जी डैश इक्वल टू कितना हुआ 1 प्लस एच बाई आर। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, हमें वही फैक्टर मिल गया जो हमें यहाँ पर प्रूव करना है। समझे? तो इतनी बात समझ आ गई। हमें किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें जी डैश की वैल्यू चाहिए। ये हो गया ना, हटा दें। हमें चाहिए जी डैश की वैल्यू, किसकी वैल्यू? हमें चाहिए जी डैश, तभी तो वो जी डैश की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, नहीं पुट करेंगे। तो जी डैश की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, जी डैश, ये जी डैश इधर भेजा, ये कंप्लीट थिंग कहाँ आ जाएगी, जी अपॉन 9 नहीं है, जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। नहीं है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी डैश इन इक्वेशन 1। नमस्ते, तुम आ गई? तुम तो नहीं आने वाली थी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जिनको नहीं आना था और जिनकी उम्मीद नहीं थी वो आ गए, जिनको आना था और उम्मीद थी उनकी कि वो आएंगे, वो नहीं आए। कितनी खुश है? अरे खुश तो आता है यार, अब मुस्कुराते रहिए आप मेरी क्लास में बैठे हैं। नहीं, ये भी आज दुखी है थोड़ा, पता नहीं क्या हो गया इनको। सुबह से बिस्किट खा रही थी, चाय में डूब गया, टूट गया, तो उदास है। हमने कहा मुआवजे की मांग कर लो, बगल में है पुलिस स्टेशन। देखो इधर, इस जी डैश की वैल्यू यहाँ रखो, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, जी डैश की वैल्यू कितनी? अच्छा, जी क्या लेट किया मैंने, जी क्या है, नियर अर्थ सरफेस पर। नियर अर्थ सरफेस तो 9.8 होता है ना, पता है। और ये हो गया डी एच, डी एच की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से एच, 0 से एच। अच्छा, जी कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, नियर अर्थ सरफेस तो वो कांस्टेंट है ना, तो कितना हो गया वी नॉट स्क्वायर माइनस 2g। इंटीग्रेशन करेगी और ये लड़की जो अभी भी आई है, कहीं ना आते साथ सवाल दे दिया। बताओ बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हाँ नहीं कर पाओगे? चलो कराते हैं, इस पूरे को टी लेट करो फॉर एग्जांपल है। अगर टी लेट करके कर सकते हो तो, नहीं तो हम तो ऐसे करा देंगे। टी लेट कर लो फॉर एग्जांपल, कितना लेट कर लो, कितना लेट करोगे टी? तो ध्यान से देखो, तो 1/t² लिखा है ना, ऊपर जाएगा तो t - 2 हो जाएगा, है ना। समझो मेरी बात को, -2। अब इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो क्या करेंगे, -2 में 1 जोड़ेंगे और वही -2 + 1 नीचे होगा, तो ऊपर हो गया t की पावर -1 और नीचे हो गया -1। क्या इसको हम फिर से माइनस बाहर लिया और t की पावर -1 को 1/t नहीं ले सकते हैं? हाँ, लेकिन यहीं पर समय समाप्त नहीं होगा। हमने t लेट किया है, तो लिमिट जिसको लेट किया उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डी भाई टी का करना पड़ेगा ना, सॉरी एच के रिस्पेक्ट में, हाँ है ना। अरे एच का के रिस्पेक्ट में टी का डिफरेंशिएशन होगा ना, और टी है कितना 1 प्लस एच बाई आर। 1 का कितना हुआ डिफरेंशिएशन 0, 1/r बाहर आ गया, एच का कितना हो गया 1, नहीं आया, नहीं कुछ पढ़ो, क्या चीज़, क्या चीज़,
किसका? डी एच इक्वल टू आर डी टी। नहीं वो क्या कर रहे हो, वो नहीं करना है। हाँ समझो 1/r आया इसका, और इसका कितना आएगा आर डी टी, वो आर से वो आर कैंसिल हो गया, क्या बचा? नहीं समझे? अगर इसको तुम टी लेट के करके करते हो, इसको टी लेट करते हो तो डी एच की वैल्यू निकाल लोगे आर डी टी, अभी बताया ना। और जब यहाँ पर टी बन जाएगा ना, उससे वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में जो आर आएगी। भाई बचपन में एक चीज़ ये सीखी होगी, जिसको हम टी मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन करके उससे डिवाइड मारते हैं, करते ना, तो वहाँ डिवाइड से आर वाला आर डी टी वाला आर क्या हो गया होगा, कैंसिल। बात समझे? तो इसका फाइनल रिजल्ट केवल कितना निकल के आए, माइनस का 1/t। तो कितना हो गया ये v0 माइनस, इतनी तो मैथमेटिक्स आनी चाहिए यार, कितना हुआ माइनस का 1/1 प्लस h/r, यही होगा ना? नहीं हुआ? नहीं होगा है ना। और यहाँ पर लिमिट कहाँ से, 0 से h, नहीं हुआ। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, ये स्क्वायर चल रहा है 2g है ना, तो माइनस ही बाहर ले लो पहले, प्लस हो गया है ना। कुछ गड़बड़ होगा क्या? हाँ लिमिट तो रखनी पड़ेगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। यहाँ स्क्वायर दिया था, हाँ तो स्क्वायर इसमें आ नहीं रहा है, माइनस का 1/t, सही है सही है। चलो करते हैं, तो लिमिट रखो, लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट रखते हैं 1/1 प्लस h/r, लोअर लिमिट 1/1 माइनस 0/r। नहीं है पक्का? ये टर्म कितना हो गया, 1 माइनस 0 1, 1/1, 1/1, 1 ही बचाओ, 0 कहाँ हो रहा है, कर लिखो यार। v0 प्लस 2g कितना बच गया, 1/1 प्लस h/r माइनस 1, है ना? नहीं आया, आया कि नहीं आया? अब देखो जरा ध्यान से, v0 स्क्वायर प्लस 2g, एलसीएम ले लो, 1 प्लस h/r, तो यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस h/r, नहीं हुआ, हाँ है ना। h की जगह h की लिमिट रखते, मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं? हाँ बेटा, इस h की जगह एक बार ये वाला h रखो, इस h की जगह ये वाला ये रखो, तो उससे क्या मतलब, अगर यहाँ लिमिट h की जगह पर 2 होती तो h की जगह पर 2 रख देते ना। हाँ तो h को h से रिप्लेस करोगे, h ही रहेगा, तुमको तुमसे रिप्लेस थोड़ी ना कर सकते हैं। नहीं समझाया? कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, सही कह रही है। 2gh, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ये गड़बड़ हुई, रुको 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 रुको, इसमें डिफ्रेंशिएशन में करते हैं, जिसको टी माना उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करा था ना। 1 प्लस h/r का डिफ्रेंशिएशन क्या आया था दीदी, ओ दीदी, ये 0 हो गया, h का हो गया 1, 1/r से इसको डिवाइड भी तो करोगे। नहीं 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 नहीं, वो तो तब जब स्टार्टिंग में टी लेट करिए, ये वाला टी नहीं है, ये चेन रूल वाला टी है ना, डिवाइड बाई r। नहीं समझाया? नहीं है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो इधर, इधर ही कर दें, इधर ही कर दें, तो कितना हो गया, v स्क्वायर बराबर v0 स्क्वायर, है ना, तो प्लस का 2g बाई कैपिटल R, ओके। और यहाँ कितना बच गया, 1 से 1 उड़ गया, माइनस का h/r अपॉन 1 प्लस h/r। नहीं समझा है? ये वाले r से ये वाला r कैंसिल नहीं होगा, अरे ये इसको लिखोगी तो ये h/r ही तो लिखा है, हाँ अच्छा कैंसिल नहीं हुआ, ये मल्टीप्लाई में हो गया, हाँ कुछ गड़बड़ हुआ, r स्क्वायर हो जाएगा, हाँ एक मिनट देख लें स्क्वायर है कि नहीं है, क्वेश्चन चेक करो जरा,
कुछ लोग कह रहे हैं स्क्वायर था, कुछ लोग कह रहे हैं स्क्वायर नहीं था। ऐसे होगा तो हम नहीं खेल रहे हैं, साफ सीधी बात। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। हाँ स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर नहीं था, नहीं था नहीं था नहीं था स्क्वायर। यार पूरा सवाल गड़बड़ कर रही हो। हमने क्या किया तो स्तुति से हमने नोट किया। स्तुति ने गड़बड़ किया भाई, तुम लोग चक्कर में हमारी मैथ गड़बड़ आ गई। देखो वहाँ स्क्वायर नहीं, एक चीज़ सुन लो, फिर से समझा रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया तो कोई डाउट नहीं था, है ना। यहाँ से फिर समझो, ये वैल्यू जी डैश की यहाँ पुट करी, जी कॉन्स्टेंट बाहर आया, 1/h 1 + h भाई, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। किसको? अरे वहाँ प्रूफ में स्क्वायर नहीं, यहाँ तो है। अरे प्रूफ में स्क्वायर नहीं आना है, यहाँ तो स्क्वायर होगा ना। यहाँ तो स्क्वायर इसकी वजह से आया है। अरे यार लगो यार, यहाँ तो स्क्वायर होगा ही होगा। अब समझिए मेरी बात को, मैंने इसको टी माना, ये पोर्शन तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, पहले ये समझो। जिसको टी मानने वाला, इंटीग्रेशन क्या हो गया दीदी, इधर देखो पीछे, मैंने 1 + h/r को क्या लेट किया, t, तो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन 1/t², है ना। समझो, ये भी हम इसको dt, देखो फिजिक्स की तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम इसको मैथ के तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं कि सर आपने अगर इसको t माना तो यहीं पर पहले डिफरेंशिएट करके दिखाइए, है ना, dh को dt बना के दिखाइए। कर लो भाई, लो। अगर यहीं पर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इधर बनेगा dt, हाँ है ना, इधर बनेगा dt, इधर क्या बनेगा 0 प्लस क्या dh का हो गया h के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या होगा dh/r, हाँ है ना, dh/r। तो dh की वैल्यू क्या निकली, r dt, क्या निकली। तो अगर इस dh को हम हटाएं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, r dt, ये वाला r कहाँ आ गया, बाहर। बात समझ में आई नहीं आई। और इस 1/t² का क्या होगा, माइनस का 1/t इंटीग्रेशन, बोलो है ना, और बाहर चल रहा है r, ये आना चाहिए। अब इसको फिजिक्स के तरीके से देख लो, ये भी सही है, हम भी यही करेंगे, परेशान ना हो। फिजिक्स के तरीके से इंटीग्रेशन करने का सबसे सिंपल तरीका होता है, जिसको आपने टी माना उसका इंटीग्रेशन कर दो, है ना। जैसे 1/ ये करा है इंटीग्रेशन, वैसे भाई टी मान के इंटीग्रेशन कर दो, और जिसको टी माना है उसका रफ में डिफरेंशिएशन कर लो। नहीं समझे, फिर से देखो, ये समझ में आया, ये वाला मेथड तो मैथ वाला था, समझ गए। मैंने किसको टी माना, 1 + h/r को मैंने t लेट कर लिया, तो हमारा टर्म क्या बन गया, 1/t²। इसको ऑटोमेटिक dt मान लो, ऑटोमेटिक। समझो कितना हो गया, ये माइनस का 1/t होगा, हाँ या ना, होगा नहीं। अब जिसको t मानना है उसका रफ में डिफरेंशिएशन करो जरा, फिर dh करो। अब की dh वेच कुछ नहीं, h के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो। इसको डिफरेंशिएट करो जरा h के रिस्पेक्ट में, जिसको t माना है, इसको कितना आएगा, 1/r आएगा। अगर मैं dt को h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, हाँ, तो 1/r आएगा, जो आया उसी से डिवाइड कर दो। 1/r आया ना, r से नहीं, 1/r से डिवाइड कर दो। किससे कर दो, डिफरेंशिएशन हो तो मल्टीप्लाई कर दो, इंटीग्रेशन हो तो डिवाइड कर दो। करते दोनों में डिफरेंशिएशन है। इंटीग्रेशन हो तो जिसको लेट किया उसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन हो तब भी जिसको लेट किया उसका डिफरेंशिएशन ही करो। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करना, लास्ट में डिवाइड करना, डिफरेंशिएशन में क्या करना, लास्ट में मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पर हमने r से मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि हमें करना था किससे, 1/r से। नहीं समझाया, तो 1/r से करोगे तो कहाँ चला जाएगा, नहीं समझाया, तुम लोग चक्कर में हम भी मैथ भूल जाएंगे ना। वाला मेथड समझ में आ रहा है, r dt वाला, इसमें भी तो हम dh इधर भेज दें। हाँ वही बात है, हम कहाँ कुछ अलग कह रहे हैं, लेकिन समझने का लॉजिक अपना अलग अलग होता है ना। भाई स्नेल्स लॉ पढ़ा ना, sin i/sin r, i 0 होगा तो r भी 0 तरह रख के देखो, है sin 0/sin 0 बनेगा, 0/0 अनडिफाइंड हो गया, नहीं हो गया। तो फॉर्मूले को पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, समझो मेरी बात को। इतनी बात समझ में आ गई। तो गड़बड़ कहाँ थी, और गड़बड़ क्या थी, प्रूफ में जबरदस्ती का प्रूफ हो रहा था फिर वो, है ना। समझो मेरी बात को, ये रफ वर्क, ये क्या है, रफ वर्क तुम्हारे लिए। इसके बाद सीधे हम कहाँ आ गए, सर यहाँ आ गए। तो क्या यहाँ चल रहा है r, और ये चल रहा है r, बोलो है ना। अब कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ बहुत बढ़िया। v² = v0² प्लस माइनस का 2gh हो गया, अपॉन में क्या चल रहा है, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, समझे।
हाँ थका दिया तुम लोगों ने एक क्वेश्चन में मुझे। नहीं वही कहूँ, इतने सालों से तो यार यही आंसर आ रहा, इतने सालों से यही आंसर आ रहा, आज क्यों नहीं आ रहा है? कहीं कुछ गलत था। एक गलती यहाँ हुई थी मेरे से, वो मैं मानता हूँ कि मुझे डिवाइड 1 बाई आर से करना था, मैंने आर से कर दिया। बेसिकली बच्चों को होता है जब डिनोमिनेटर फॉर्म लिखा होता है। मैं भी बच्चा हूँ, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैं क्यों बताऊँ? क्यों मुस्कान? नहीं देखो एक बात बताएं, तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती देखें, बताएं क्या होता है? जैसे सवाल करते हो, अगर जहाँ जिस फॉर्मूले की नीड है अगर वहाँ वो फॉर्मूला नहीं लगाओगे तो आंसर आएगा क्या? सिंपल सा लॉजिक बताओ। बहुत जल्दी आगे कर दी क्लास हाँ? में। मम्मी के हाथ में चोट लगी थी तो मम्मी थोड़ी हेल्प कर रहे थे, इसलिए लेट हो गया। चलो कोई बात नहीं, बैठो। देखो मैं बीएससी वाले बच्चों को कभी नहीं डांटता। रीज़न बताएं क्या है? बेचारे खुद इतने डरे सहमे होते हैं कोर्स को लेके कि हम क्या डांटे, है ना। और अगर बीएससी का बच्चा छुट्टी कर रहा है तो इसके दो लॉजिक हो सकते हैं। या तो पहला उसने, है ना, मन में बना ही लिया कि हमें बीएससी करनी नहीं है इसलिए छुट्टी कर रहा है, या दूसरा क्या है कि उसको घर में वाकई में कोई नीड आ गई है, इमरजेंसी आ गई इसलिए छुट्टी कर रहा है। तीसरा कोई लॉजिक नहीं होता कि घूमने जा रहा है, कि आज मन नहीं कर रहा। मन ना करने वाला तो ऑप्शन ही नहीं होता उसके पास। हाँ ये सब कर करते हैं, फिर 12th के बाद होता है कि मन नहीं है। कैसे बेकार होता था। बेटा ये लास्ट टाइम में तुम्हारे ऊपर अभी ब्लेम हुआ था कि स्तुति ने क्वेश्चन गलत नोट करवाया। हाँ ऐसे ही। ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं था दीदी, है ना, प्रूफ में, तो ये मैंने प्रूफ करा दिया है। ठीक है, आप देख लो, वीडियो देख लेना, समझ जाओगे पूरा, है ना, समझ आया? अब वो अपनी गलती के लिए वीडियो देखेंगे पूरा। नहीं कैसे क्वेश्चन किया इसका, इसके लिए तो भाई यहाँ दीदी यहाँ भी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से h तक है, सिंपल सा लॉजिक है। dh की लिमिट चल रही है। और इसका एक दूसरा फॉर्मेट प्रूफ करने के लिए दिया था, रूट वाला करके नहीं दिया था, कैसे दिया था केवल, एक दूसरा फॉर्मेट भी था। हाँ वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, मतलब इसको आगे पीछे करके इसको पॉजिटिव बनाने के लिए, हैं बेटा। ग्रेविटेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है 1 + h/r, है ना, याद रखना। तो इसका ये भी प्रूफ किया था, वी नॉट माइनस वी स्क्वायर, देखो इधर, है ना, इज इक्वल टू क्या, 2gh अपॉन, जल्दी नोट करो फिर आगे। सही टाइम पे आई हो, सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करने जा रहे थे दोनों लोग, ये भी अभी आई हैं, है ना। अच्छा आज इसने बता दिया था कि नहीं आएंगे हम, लेकिन फिर भी आई। ऐसे जुझारू बच्चे चाहिए मुझे अपनी क्लास में। पूरा वीडियो है, आ जाएगा कल तक। कौन है? चलो भाई हटा दें। अच्छा कर लो। इधर का हो गया ना, इधर का हटा दें। कल ही मैंने एक अपलोड कर दी थी वाली, पिछली क्लास वाली है। क्योंकि अपलोड करने के लिए घर पे होना ज़रूरी है, क्योंकि घर पे ही वाईफाई कनेक्शन रहता है ना, और मोबाइल पे इतना नेट होने के बावजूद उससे अपलोड नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो होती है 1 घंटे की वो, तो घर पे पहुंचते हैं बहुत देर में। कैसे करेंगे? देखो इधर हेडिंग लगाइए बेटा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इस वाले यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, मतलब इस वाले चैप्टर का। अगले चैप्टर में रोटेशन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जल्दी कर लो, फिर सर की क्लास है ना। सभी लोग इधर देखो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक डंडा है, अगर मैं कहूँ इसको तुम बैलेंस करो अपनी उंगली पे, तो कैसे करोगे? करो 1 2 3 4। कैमरे पे करोगी? नहीं, अच्छा ऐसे कर दो, चलो ऐसे नहीं, सीधी उंगली रखो, हुक मत बनाओ। ट्राई
ट्राई करो तुम भी। हुक नहीं, सीधी उंगली, सीधी उंगली। इसके पीछे भी साइंस होगी, फिर बाद में सर बताएंगे इसकी साइंस। और नहीं, साइंस तो होती है हर जगह, ये सब 11th में बताया जाता है। 11th तुम लोग नहीं पढ़े हो सब ये सब हैं? हाँ होगा। सर इसको नाप के स्केल से लेके पिरामिड आप बताइए। ये क्या होगा। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, तुम लोग इसको, इसके सेंटर ऑफ मास को ढूंढने की कोशिश कहाँ कर रहे हो? बीच में, है ना, मतलब इसके बैलेंसिंग पॉइंट को ढूंढने की कोशिश कहाँ कर रहे हो? लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर से डंडा थोड़ा टूटा हुआ है और इधर मास कम हो गया है, इधर मास ज़्यादा हो गया। तो इसको ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है दोनों फिंगर्स को चलाओ, चलाओ 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 चलाओ। ऐसे दोनों फिंगर्स को चलाओगे तो एक फिंगर क्या होगी, एक फिंगर तब जब चलेगी तो दूसरी नहीं चलेगी, और फिर दूसरी चलेगी तो पहली नहीं चलेगी, और जहाँ पर दोनों जाके रुकेंगी, समझे? तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा इसका। क्यों? क्योंकि इधर मास ज़्यादा है, इधर मास कम है, और जिधर मास ज़्यादा होता है सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाता है? उसी तरफ शिफ्ट हो जाता है। अगर ये डंडा पूरा कंप्लीट होता तब कहाँ मिलता है इसका? सेंटर पे, यानी L/2 पे। ये भी प्रूविंग है, कराएंगे, ठीक है। देखो इधर डंडा तुम क्यों करोगे, हैं? लग गया तुम्हारे हाथ में तो। मतलब सेंटर ऑफ मास एक वो पॉइंट होता है जहाँ पर हम पूरी बॉडी का एक कंप्लीट मास, क्या पूरी कंप्लीट बॉडी का मास क्या मान लेते हैं? सेंट्रलाइज मान लेते हैं, और ऐसा मानते हैं कि इसी पॉइंट पर पूरा मास क्या है? कंसंट्रेटेड है। बात समझे? तो दैट इज कॉल्ड। अब हाँ, एक चीज बता दें कि इस डंडे के लिए वो सेंटर ऑफ मास कहाँ था? इस डंडे के अंदर ही लाई कर रहा था। कभी कभी होता है सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी लाई कर जाएगा, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल देंगे उसका भी। देखो लिख लो जल्दी से। अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी वेयर एंटायर मास या होल मास, कुछ भी लिख लो, है ना, एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी, इज सपोज, देखो मास तो उसके में पूरे में है, लेकिन हम मान लेते हैं कि वहां पर मास है। इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। एक मिनट आते हैं। सेंटर ऑफ मास, इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई CM। ओके, इट इज डिनोटेड बाई CM। किसे डिनोट करेंगे? CM। देखो बेटा एक बात और बता दें, मास तो पूरी बॉडी में ही होता है। अगर हम ऐसा माने कि मास केवल यहाँ है, सेंटर ऑफ मास मतलब यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ पर मास मान रहे हैं, यहाँ का डॉट काट दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मास पूरे में ही है। मैंने एक वर्ड लिखा बहुत इंपॉर्टेंट। सपोज अगर इस डंडे की मोशन हम देखना चाहते हैं, अगर यहाँ से हम फेंकें इसको ऐसे करके टुई, तो ऐसे घूमते हो जाएगा। और ध्यान से इसके इस एंड की मोशन बताओ जरा कैसी हो रही है, इस एंड की। देखना यहाँ से डंडा फेंका तो ये एक स्प्रिंग टाइप ऐसे बनता हुआ, हेलिकल टाइप में बनता हुआ जा रहा होगा। तो इसकी स्टडी करना आसान है कि टफ है? लेकिन जरा इस सेंटर ऑफ मास की देखना, अगर ऐसे घुमाया है तो सेंटर ऑफ मास यही है ना। इसकी मोशन देखो जरा, वो तो एक पैराबोला बनाते हुए जा रही, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हम आसानी से स्टडी कर सकते हैं क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है, क्योंकि एक पॉइंट है। तो अगर इस पॉइंट की स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं और इससे ये एक फिक्स डिस्टेंस पर है तो इसकी भी स्टडी आसानी से हो गई। इसलिए किसी भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन को समझने के लिए हम क्या करते हैं? सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, ठीक है। और ऐसी बॉडी जिसमें, सुन लो ये भी बात, वो लिखवाए नहीं बच्चों वाली चीजें हैं, ठीक है, समझो। एक ऐसी बॉडी जिसमें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की रिलेटिव पोजीशन कभी चेंज ना हो ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, यानी इसी रॉड पे अगर इस मार्कर पे हम फोर्स अप्लाई करें और इसका कैप और टिप की डिस्टेंस, ये बैक और टिप की डिस्टेंस सेम, मतलब चेंज ना हो, ये जहाँ है ये जहाँ है, उसके बीच की लेंथ कुछ है उतनी ही बनी रहे, तो इस बॉडी को बोलेंगे रिजिड बॉडी। क्या बोलेंगे? बात समझ आया? क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। बोलो समझ आया? तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन क्या हुई? द बॉडी इन विच द पोजिशन, रिलेटिव पोजिशन ऑफ टू पार्टिकल्स रिमेन्स अनचेंज ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स कॉल्ड रिजिड बॉडी। किसी वस्तु पर बल लगाए जाने पर उसके दो बिंदुओं के बीच सापेक्ष स्थिति परिवर्तित
ना हो, दो कणों के बीच सापेक्ष स्थिति परिवर्तन ना हो, तो उसे हम बोलेंगे क्या? रिजिड बॉडी, दृढ़ पिंड। हाँ, हिंदी में बोलते हैं दृढ़ पिंड, हैं, समझे? चलिए लिख लो। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, उसको कैसे निकाला जाता है, उसके लिए लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज मेड अप ऑफ एन स्मॉल पार्टिकल्स। मतलब एक बॉडी मान लिया किससे बनी है? स्मॉल पार्टिकल्स। और बॉडी क्या हम रिजिड बॉडी मानेंगे, क्या? रिजिड बॉडी इज मेड अप ऑफ एन स्मॉल पार्टिकल्स। कितने? एन स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मासेस। उसके मासेस कितने कितने लेट कर ले रहे हैं हम? सभी लोग देखिए, मासेस m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn एंड पोजीशन वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर्स r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर एंड सो ऑन rn वेक्टर। लेट cm be the center of, या ऐसे let rcm be the position of center of mass। क्या? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे m1 की पोजीशन क्या है? r1, m2 की पोजीशन क्या है? r2 वेक्टर, m3 कितनी है? r3। तो जहां सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है उसकी पोजीशन क्या है? rcm। ठीक है, समझो। मान लो ये वो बॉडी है, टूई अमीबा जैसी बॉडी बना दी, सिस्टम बना दिया। इसमें कितने पार्टिकल हैं? क्यों बताओ बेटा? ये हो गई फॉर एग्जांपल, ये हो गई m1। एक कार्टेशियन प्लेन बना देना, ठीक है? x y और z भी होगा इसमें कहीं ना कहीं, है z, ठीक है? इसकी पोजीशन कितनी है इस पार्टिकल की? r1 वेक्टर। ये कहीं मान ले रहे हैं हम m2, तो ये पोजीशन कितनी हो गई? r2 वेक्टर। ये कहीं मान ले रहे हैं हम, ये वाली कहीं मान ले रहे हैं m3, तो इसकी पोजीशन कितनी हो गई? r3 वेक्टर। ये कहीं हो गया mn। क्या हो गया? कहीं पर भी होगा mn, ऐसा जरूरी नहीं सब नीचे नीचे क्यों माने आपने, ऊपर क्यों नहीं माने, है ना? ये हो गया उसका rn वेक्टर। यहाँ पर हम इसका मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास। इस पूरी बॉडी को कहाँ से बैलेंस करा सकते हैं? यहाँ से। तो ये उसकी पोजीशन हो गई बेटा क्या? rcm। बोलो समझ में आया? तो ऐसा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड है। कैसा? इट इज प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड दैट कि अगर आपने इस सेंटर ऑफ मास, इस पूरी बॉडी का अच्छा मास कितना होगा? अगर सपोज करें इस पूरी बॉडी का मास कितना है? m मान लेते हैं। इस पूरी बॉडी का मास कितना है? और वो m बनेगा कैसे? सारे मासेस को जोड़ के। तो अगर मान लेते हैं इस पूरी बॉडी का मास m है, इस पूरी बॉडी का मास m है, तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया कि जो प्रोडक्ट है, क्या? प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ बॉडी m एंड rcm, rcm मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इज इक्वल्स टू द सम ऑफ masses of particles, अच्छा masses कौन कौन से पार्टिकल के? एंड देयर पोजीशन वेक्टर्स। नहीं समझ में आया? क्यों सन्नाटा छा गया? इस पूरे का मास बॉडी का और इसके आरसीएम का मल्टीप्लाई कराएं तो इंडिविजुअल मास और इंडिविजुअल आर का मल्टीप्लिकेशन के सम के इक्वल आएगा। जैसे अगर हम लिखना चाहें फॉर एग्जांपल, टोटल मास कितना है? m और ये क्या है? आरसीएम। मल्टीप्लाई कराया तो किसके इक्वल आएगा? m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 प्लस mnrn। बोलो है ना?
अच्छा यहाँ से हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, उसके क्या पोजीशन वेक्टर होगा, तो क्या निकालेंगे आरसीएम। आरसीएम कितना हो गया m1r1 m2r2 प्लस m3r3 एंड सो ऑन mn/rn डिवाइड बाई m। अच्छा m क्या चीज़ है पता है ना, m क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर कभी टोटल मास ऑफ द बॉडी नहीं पता लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल का मास पता है तो यू कैन राइट लाइक दिस mn/rn अपॉन में क्या लिख सकते हैं m1 प्लस m2 प्लस m3 है ना, सो ऑन mn। ये भी लिख सकते हो आप, कोई समस्या नहीं समझ में आया। अच्छा यही r का मतलब क्या होता है, कभी बच्चों ने पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में, वेक्टर में भी मैथ में भी है ना। यानी r जो होता है वो फंक्शन ऑफ x, y, z लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो इन कार्टेशियन सिस्टम अगर हम एक्सियम निकालना चाहें कि x सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना होगा, सेंटर ऑफ मास का y, इसका x y z कुछ होगा ना, होगा x, y, z, तो कितना होगा एक्सियम होगा हमारा क्या, एक्सियम होगा m1 x1 m2 x2 m3 x3 सो ऑन mn xn डिवाइड बाई कैपिटल M। इसी चीज़ को एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, समेशन, याद आया, MI/RI अपॉन में सिग्मा m। बोलो है ना, इसको समझाना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, I स्टार्ट हुआ है कहाँ से, 1 से लेकर 1 से स्टार्ट हो रहा है n तक। ये तो चला फॉर्म बनाना जानते होगे ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा mx अपॉन m, नहीं लिख सकते। हाँ तो YCM कितना बनेगा, YCM बनेगा सिग्मा my अपॉन m। ZCM कितना होगा, सिग्मा mz अपॉन m। नहीं है पक्का, ये सिग्मा ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले को तो सिग्मा हम कर ही चुके हैं, सिग्मा स्मॉल m करके ही कैपिटल M आया है। यानी ये जो m होता है वो कुछ नहीं था, सिग्मा ऑफ स्मॉल m से होते हैं। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। यहाँ क्या बनेगा, अभी इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़ाएंगे, जहाँ पढ़ा होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन m है ना, x dy/dm है ना, तो वो भी पढ़ाएंगे एक्सियम YCM ZCM का। इतना नोट करो, फिर आगे की चर्चा नेक्स्ट पे करें। मोशन निकालना है, वेलोसिटी, तो इसी को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी आ जाएगी VCM। किसकी वेलोसिटी, अगर ये बॉडी मूव कर रही हो तो सेंटर ऑफ मास भी तो मूव कर रहा होगा, तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। बात समझे, तो इतना नोट करो, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हो गया, हटा दें।